वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्ट अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, जितने सारे थ्योरी हैं, वो सारे थ्योरी सारे पॉइंटों को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट कोई भी थ्योरी हम लोगों का नहीं छूटेगा। एट फर्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये चैप्टर का नोट नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ कॉपी कलम लेकर के बैठें और शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत सारे थ्योरी को आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। अन्यथा ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन के बाद आप पूरा भूल जाएंगे, क्योंकि ये माइंड की प्रवृत्ति होती है, मानव की प्रवृत्ति होती है कि कुछ देर बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग नोट बनाएंगे। नोट बनाने के साथ साथ आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं चैप्टर फर्स्ट से वेस्ट अर्थशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन जान लेना है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज या देश बोले या फिर समाज बोले, बात तो सेम है, जिसमें समाज या देश के सभी आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, विनिमय का अध्ययन एवं विश्लेषण आर्थिक अभिकर्ता के साथ जोड़कर सुगमता पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था बोला जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, देश में जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मतलब ये हुआ उत्पादन, विनिमय, ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। ये सारे चीज को जोड़कर किसके साथ जोड़कर? अभिकर्ता के साथ जोड़कर, आर्थिक अभिकर्ता के साथ जोड़कर। जैसे कि हम लोग क्या है? आर्थिक अभिकर्ता है, इकोनॉमिक एजेंट बोले जाते हैं इसको, ठीक है। तो उसके साथ जोड़कर सुगमता पूर्वक यानी आसानी से इजी वे में अध्ययन करते हैं, रीडिंग करते हैं, जांचते हैं, जानते हैं, उसको एक तरह से परखते हैं। तो ये सारा चीज जो करते हैं, ये सारा चीज करना ही, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए समझ में नहीं आया होगा, फिर हम दूसरा डिफिनेशन लेते हैं। सबसे पहली बात आप लोग माइंड में ये सेट कर लीजिए कि यहाँ आपको जो भी डिफिनेशन दी जाती है कोई भी चीज की, तो आपको ये दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि ये सेम टू सेम हमको परीक्षा में लिखना है। नहीं, देखिए परीक्षा में आपको डायरेक्टली निर्देश दिया जाता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। क्या दें? अपने शब्दों में उत्तर दें, और अपने शब्दों में उत्तर देकर के आंसर देने का जो एक तरह से इफेक्टिव रोल होता है, इफेक्टिव मोड होता है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है। समझ जाएंगे तो अपने से डेफिनेशन वहाँ आप परीक्षा हॉल में लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सी परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की सामाजिक व्यवस्था है। देखिए इतना बड़ा अगर आप याद नहीं रख पाते हैं, कोई अगर आपको पूछ दिया तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की सामाजिक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी कोई भी या फिर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई भी पूछ सकते हैं अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं क्यों भाई? अर्थव्यवस्था का आपको डेफिनेशन पता नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरा पढ़ करके आप खत्म कर दिए, पूरा एंड कर दिए, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन आप याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की सामाजिक व्यवस्था है, सोशल अरेंजमेंट है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अर्थव्यवस्था का संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े हैं, संधि विच्छेद पढ़े हैं, ठीक है। तो संधि विच्छेद करने पर दो शब्द आपको प्राप्त होंगे, अर्थ और व्यवस्था, ठीक है। तो अर्थ, जिसमें अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रा, यानी मुद्रा जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं, जो पैसा हम लोग यूज करते हैं, अर्थात धन, तथा व्यवस्था का मतलब होता है सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली। सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली का मतलब ये हुआ कि अच्छा तरह से अरेंजमेंट किया हुआ वर्क सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा चीज इसका मतलब, इसका तरह से व्यवस्था का मतलब होता है। व्यवस्था का मतलब तो जनरली हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था किए मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन यह अर्थव्यवस्था का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। व्यवस्था का मतलब से यहाँ ये समझा जाएगा कि सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ संधि विच्छेद करने पर क्या हुआ और क्या एक तरह से शॉर्ट परिभाषा क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है हम लोग समझ लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या है? 12th में है, इंटर में है। तो इंटर में आपको दो प्रकार की अर्थव्यवस्था यानी दो बुक पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। पार्ट 2 का नाम क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इन करेंगे किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है यहां हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि होता है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है, इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया है समष्टि अर्थशास्त्र का। वैसे भी जब समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिचय इंट्रोडक्शन, तो वहां हमको पूरा वाइडली पढ़ना पड़ेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्या डिफिनेशन है। तो फिलहाल हम ये डिफिनेशन को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लोगों को मन में दुविधा नहीं रखना है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े? अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन पढ़े। तो अब चलिए
व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जो बुक है, ये आपका बुक है ना, जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये चैप्टर फर्स्ट है। तो जब व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आपको अंग्रेजी में यहाँ आपको सेम टू सेम दिखने के लिए मिलेंगे, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। MIMA, ए और आई का डिफरेंस है, ठीक है। व्यष्टि में क्या है MICRO माइक्रो, और समष्टि में क्या है MACRO मैक्रो, ठीक है। तो व्यष्टि का मतलब ये होता है छोटा सा रूप, ये मतलब छोटा सा, एक तरह से नेरो वाला, यानी छोटा। मैक्रो अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थ, माइक्रो अर्थ इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें किसी एक फॉर्म में एक परिवार या किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी आर्थिक एजेंट, एक फैमिली या फिर एक फॉर्म के इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने सारे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उत्पादन करते हैं या फिर क्या करते हैं, मतलब अर्जन करते हैं या फिर कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो सारा चीज़ का अगर हम लोग स्टडी करते हैं जिस बुक में, तो उसको क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र करेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। जैसे कि एक उपभोक्ता के बारे में जानना, अगर आप एक उपभोक्ता हैं, हम भी एक उपभोक्ता हैं, आप एक कंज्यूमर हैं, हम भी एक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता और कंज्यूमर सेम होता है, ठीक है। तो हम लोगों के बारे में अगर एक बुक में अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। हम लोगों के बारे में क्या अध्ययन किया जाएगा कि हम लोग कैसे हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, नहीं, ये सब अध्ययन नहीं किया जाता है। हम लोगों का आर्थिक व्यवहार क्या है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कितना रुपया कमाते हैं, हम लोग कितना रुपया खर्च करते हैं, ये सारा चीज़ अगर हम लोगों के बारे में एक एक करके अगर अध्ययन किया जाएगा, एक एक व्यक्ति का अगर अध्ययन किया जाएगा, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट ये हमको बता रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म का मतलब समझते हैं छोटा, यानी सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है। देखिए आपको पुकारा जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या समझना है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है। कीमत सिद्धांत या मूल्य सिद्धांत के नाम से आप क्या समझते हैं, तो सीधा आपको यही समझना है कि ये जो बंदा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग नाम है, ठीक है। आपके भी बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे, बहुत सारे लड़कियां ऐसे होंगी, बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे, तो जिसके दो नाम होते, दो नाम एक नाम होते, ठीक है। तो अलग अलग नाम होता है ना, हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है, एक ही चीज़ का डबल डबल नाम होता है, ट्रिपल नाम होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। या व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर देखिए या में बताया जरा आपको, ठीक है। या में मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन अब अलग देते हैं आपको, यहाँ भी समझना है। देखिए एक ही डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना और रखना नहीं है, मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, रखना नहीं है, समझ जाएंगे बहुत बेटर है। और समझ के जो आप लिखेंगे एग्जाम हॉल में वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि रट के आप लिखेंगे, रट के जो पढ़ाया जाएगा आपको, वो आप जाकर के लिखेंगे तो फिर आपको एक तरह से इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, कॉपी इतना एक तरह से इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने मन में इफेक्टिव जो आंसर होगा, इफेक्टिव जो डेफिनेशन होती है कोई भी चीज़ की, उसको आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम हॉल में लिखेंगे। इसलिए हर एक चीज़ को पहले समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि रटेंगे तो फिर आप एक तरह से कॉपी में जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं एक तरह से एक्सपीरियंस किया हूँ। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल इकाई के आर्थिक संचालन अथवा व्यवहार का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक उपभोक्ता एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, सिंपल सी बात है, वही बात को यहाँ दोहराया जरा। या व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक संचालन अथवा व्यवहार का पूर्ण रूप से यानी पूरा हॉल यानी पूरा एक तरह से पूरा A to Z उसका मतलब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। जैसे एक उपभोक्ता एक फर्म का अध्ययन, ठीक है। तो ये क्या था, व्यष्टि अर्थशास्त्र था। तो चलिए हम लोग इन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है भाई, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में तो आप लोगों को बता दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा सा लेवल में, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पर आर्थिक समूहों के व्यवहार यानी एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है। और कौन सा व्यवहार होगा, ये मतलब डिसिप्लिन वाला व्यवहार होगा या फिर कोई और चीज होगा। यहाँ जो व्यवहार से आपको मतलब ये समझना है कि आर्थिक व्यवहार, कितना रुपया कमाते हैं, कितना रुपया खर्च करते हैं, क्या काम करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं, कौन सा चीज का उत्पादन करते हैं, कौन सा फर्म में काम करते हैं, किसके रूप में कार्य करते हैं, मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, फिर उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। ये सारा चीज का जो अध्ययन किया जाएगा किसी भी मतलब बड़े स्तर में, किसी भी मतलब समूह का, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का, तो वह वो जो अध्ययन किया जाएगा किसमें किया जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये एक बड़ा लेवल का मतलब अध्ययन कराता है, बड़ा लेवल का मतलब डेटा प्रोवाइड करता है कोई भी मतलब अध्ययनकर्ता को, कोई भी मतलब विश्लेषणकर्ता को, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पर आर्थिक समूह के व्यवहार का एक्टिविटी का मतलब क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जिसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है कि NI यानी राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय क्या हो रही है, नेशनल इनकम क्या है, तो इसका जो अगर स्टडी करेंगे तो वो किसमें किया जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा, अर्थ अध्ययन तथा विश्लेषण, ठीक है। तो कुल निर्गत यानी टोटल
टोटल आउटपुट यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है, इतना रुपया हम लोग फंसा रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट के द्वारा इतना रुपया मतलब इन्वेस्ट किया जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था में, तो वो आउटपुट क्या मिल रहा है, टोटल आउटपुट क्या है, टोटल निर्गत क्या है, कुल निर्गत क्या मिल रहा है, तो ये सारा चीज का अगर स्टडी किया जाता है तो वह समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। या संपूर्ण संसाधनों का अर्थव्यवस्था में कुशलतापूर्वक प्रयोग के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो वो किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ आप चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आपको 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन फेमस है कि 5 मार्क्स का आपको पूछे जाते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इतना डेफिनेशन बताया गया आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में अच्छी तरह से लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स 1 बॉक्स 2, देखिए बॉक्स लेकर के अगर आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो बहुत बेटर होता है, लेकिन बॉक्स से लेकर अगर नहीं लिख भी पाएंगे तो इतना इफेक्टिव हमको लगता है नहीं होता, क्योंकि जब भी हम लोग एग्जाम दिए हैं दो चीज़ में जहां अगर डिफरेंस करने की बात होती है तो वहाँ बॉक्स बनाने में अच्छा होता है। बॉक्स बना करके अगर आप आंसर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, क्योंकि किताब में भी देखेंगे, बुक में भी देखेंगे, आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इधर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र रख दिए, इधर हम समष्टि अर्थशास्त्र रख दिए, तो दोनों में क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन करता है, एक इकाई, एक यूनिट। जैसे कि एक इकाई क्या हो गया, वन कंज्यूमर, जैसे कि मेरे में हम क्या है, एक उपभोक्ता है, वन कंज्यूमर है, मेरे सारे एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन किया जाएगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। चाहे वो एक फॉर्मा का अध्ययन करे या फिर एक उपभोक्ता का अध्ययन करे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। हाँ, मेरे बारे में अध्ययन किया जाएगा, हम क्या है, एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, मेरे बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब ये नहीं अध्ययन किया जाएगा कि हम कौन है, हम कहाँ के हैं, हम मेरा एक तरह से कि जो है जनरेशन क्या है, हम क्या करने वाले हैं, ये सारा नहीं, मेरे एक्टिविटी क्या है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हम काम क्या करते हैं, हम कितना रुपया कमाते हैं, कितना रुपया खर्च करते हैं, ये सारा चीज का अगर अध्ययन किया जाएगा तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अब हम देखते हैं लेफ्ट में राइट में समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र का पॉइंट फर्स्ट बताता है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब यह हुआ कि देश की पूरी इकोनॉमी, यानी किसी भी समाज, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको वहां दिया गया एनआई का अध्ययन, यानी नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय का अध्ययन अगर करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। क्यों? क्योंकि इस एनआई जो है, राष्ट्रीय आय जो है, किसी एक व्यक्ति या फिर एक फॉर्मूला के द्वारा निर्धारित किया जाता है, नहीं, ये पूरे देश में, पूरे समाज में जितने सारे लोग रहते हैं वो सारे चीज का इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जाती है, सारे चीज का मतलब सारे लोगों का आय देखा जाता है, इनकम देखा जाता है, तभी वो हम लोग विश्लेषण कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं, मतलब काउंट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का। ठीक है, तो इसका जो अगर अध्ययन किया जाएगा तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। सेकंड पॉइंट हमको ये बताता है, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिफरेंस पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग परिभाषा डेफिनेशन पढ़ लिए, लेकिन देखिए आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट बनाने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अन्यथा वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। बीच में आपसे ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आपका चैप्टर फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पढ़ाई की जाती है, किस तरह से यहाँ आपको पढ़ाया जाता है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कैसे यहाँ स्टडी करवाया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने सारे चीज का अगर विश्लेषण करेंगे, उसका अगर मतलब एक तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो वो इजी होता, आसान होता, और इसमें बाकी क्षेत्र को सामान्य मान लिया जाता है। देखिए बाकी क्षेत्र होंगे जितने सारे मतलब एरिया है, बाकी क्षेत्र कहने का मतलब ये उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादक के क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्र। बाकी क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा फील्ड पड़ा हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ उसको सामान्य मान लेंगे, या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब खेत है या फिर बहुत बड़ा मतलब प्लॉट है उसको सामान्य मान लेंगे, बहुत बड़ा एक तरह से क्रिकेट फील्ड है उसको सामान्य मान लेंगे। ये नहीं, मतलब आर्थिक क्षेत्र में यहाँ मतलब बाकी क्षेत्र को सामान्य मान लिया जाता है। तो बाकी क्षेत्र कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ मतलब उत्पादक क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप का क्षेत्र या फिर किसी मतलब उत्पादन का क्षेत्र, तो उसको क्या किया जाता है, सामान्य मान लिया जाता है। और इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, इजी होता है, आसान होता है। अब चलिए सेकंड पॉइंट हम बढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समष्टि अर्थशास्त्र का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरा पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। ठीक है, क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर डिपेंड नहीं है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमको समष्टि अर्थशास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो, पूरा नॉलेज हो, तो फिर आपको ये बाबा को पढ़ना पड़ेगा। कौन बाबा? व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका विश्लेषण आसान होता है, इसका विश्लेषण जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, यानी जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो क्या है, कीमत निर्धारण। मतलब कहने का ये कि किसी भी चीज का अर्थव्यवस्था में कितना कीमत हो, कितना उसका प्राइस हो, कितना उसका दाम हो, ये सारा चीज का जो अध्ययन किया जाता है, वो उसका जो एक तरह से विश्लेषण किया जाता है, फिक्स किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और ये निर्धारण करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या यह है कि रोजगार और उत्पादन का निर्धारण करना, यानी कैसे लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उत्पादन कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, लोगों को मतलब गरीबी से कैसे दूर निकाला जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारा चीज़ जो ये एक समस्या ही है ना, ये क्या है, समस्या ही है, प्रॉब्लम है। तो ये एक समष्टि अर्थशास्त्र का मेन प्रॉब्लम है। क्या है? मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरा देश को देखता है ना, पूरा देश की इकोनॉमी को देखता है, सभी लोगों के बारे में सोचता है। ऐसा थोड़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आया, एक ही व्यक्ति के बारे में पढ़ा, एक ही फॉर्म के बारे में पढ़ा, निकलते बना, ऐसा नहीं होता। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश के जो अर्थव्यवस्था में जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितने सारे इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, वो सारे चीज़ का मतलब अध्ययन किया जाता है, वो सारे लोगों का ख्याल रखा जाता है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए और उत्पादन को कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। तो ये सारा चीज़ इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और ये जो मतलब एक तरह से निर्धारण करना है, बहुत बड़ा समस्या है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब देखिए कौन सा पॉइंट है, पॉइंट डी। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किस पर आधारित है? पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की जो मान्यता है उस पर बेस्ड है। और समष्टि अर्थशास्त्र अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण पूर्ण रोजगार की मान्यता पर, और समष्टि अर्थशास्त्र अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ये सारा चीज आपको याद रखना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये आपका स्क्रीनशॉट बनता है, स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। पूरा रूप से आपको समझना है। और देखिए समझेंगे, सबसे पहले एट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये बनती है कि समझेंगे। सिर्फ मैं नोट बनाने के लिए आपको बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नोट बनाते जा रहे हैं, अब नोट बनाते जा रहे हैं, मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो प्लीज़ समझेंगे। हाँ, अगर आप पहले से समझे हुए हैं तो प्लीज़ और अच्छी तरह से समझेंगे तो और भी बेटर आपको याद हो जाएगा, और थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको समझने का मौका मिलेगा। और यहाँ आपको तो नोट बनाना ही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण रोजगार। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या? क्योंकि हम लोगों ने यह अध्ययन किया पूर्ण रोजगार के बारे में। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, तो पूर्ण रोजगार होता क्या है भाई, इसको तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है, ऐसा सिचुएशन को संदर्भित करता है, इंडिकेट करता है, दर्शाता है, या फिर अर्थात दर्शाता है, मतलब संदर्भित करना या फिर दर्शाना बात एक ही है। ठीक है, जिसमें हर सक्षम का मतलब क्या हुआ? पूरा रूप से एकदम कैपेसिटी वाला। हाँ, हम तैयार हैं, हम क्या है, सक्षम है। ठीक है, अगर हम कोई काम को करने के लिए तैयार हैं तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, हम ये काम करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो जिसमें हर सक्षम या इच्छुक का मतलब क्या हुआ? इच्छा के अनुसार व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट में, पूर्ण रोजगार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जिसको इच्छा होता है, सक्षम उसके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है और वो तैयार रहता है, वो व्यक्ति तैयार रहता है, वो आदमी तैयार रहता है मजदूरी की प्रचलित दर, यानी जो मतलब एक तरह से जो दर दिया जाता है, जो मजदूरी दी जाती है मतलब मजदूर लोग को, उस पर कार्य करने के लिए वो तैयार रहता है, मतलब रेडी रहता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? पूर्ण रोजगार बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए एडम स्मिथ सुने होंगे, एडम स्मिथ के नाम। ठीक है, बहुत फेमस आदमी थे, बहुत मतलब विद्वान आदमी थे, क्योंकि नाम अपना छाप छोड़ के गए हैं पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में, इनको कोई भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ के बारे में हम लोग तो देखते हैं, तो इनको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इन्होंने दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। देखिए एडम स्मिथ क्या है?
आधुनिक अर्थशास्त्र के क्या है, जनक है। और ये फिलोसफी यानी जो दार्शनिक शास्त्र है उसको भी मतलब उसमें भी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। क्या ली थी? ट्रेनिंग ली थी। और क्या कहता है उसको, एक तरह से उनको अध्ययन किया था। क्योंकि हमको एडम स्मिथ के बारे में क्यों पढ़ना है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़े, इनके बारे में क्यों पढ़े? क्योंकि ये जो है इनको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। बार बार बोर्ड एग्जाम में, कितना बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो ये जो रहने वाले थे स्कॉटलैंड के, कहाँ के? स्कॉटलैंड के ये रहने वाले थे। और ये जो व्यवसाय थे, मतलब इसका जो कार्य था, ये क्या करते थे? तो ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ग्लासगो यूनिवर्सिटी थे वहाँ, तो वो वहाँ के क्या थे? प्रोफेसर थे, वहाँ पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। अब देखिए इसकी एक पुस्तक है, यानी इनकी एक पुस्तक है एडम स्मिथ की, जिनका नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जो कब? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि एडम स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उससे पहले, अगर कोई भी व्यक्ति होता है उससे पहले वो पोजीशन में कोई लेता है, मतलब वो पोजीशन में रहता है, तो एडम स्मिथ के आने से पहले तो फ्रांस के जो मतलब सबसे राजनीतिक अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? फिजियोक्रेट्स थे। ठीक है, फिजियोक्रेट्स जैसे मतलब एडम स्मिथ आया तो एडम स्मिथ ने उसका जगह ले लिया। ठीक है, वो उनका जगह ले लिया। ठीक है, तो एडम स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान क्या थे? विचारक थे। ठीक है, तो एडम स्मिथ के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्या क्या है कि ये पॉइंट आपका एक्स्ट्रा है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को भी याद रखना है, क्योंकि आदमी जो है इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा कि एडम स्मिथ के बारे में आप क्या जानते हैं, 2 लाइन लिखें। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। हम लोग तो 12th क्लास में मतलब इंटर में 2 बुक पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हम लोगों के लिए इंटर वाले के लिए 2 बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन आपको जनरली पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः यानी जनरली जो होता है वो लगभग 3 प्रकार का होता है। वो इससे भी अगर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली हम लोगों को पढ़ना है 3 प्रकार। ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये तीनों प्रकार के बारे में आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था हुआ क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी यूएसएसआर यानी रसिया की जो रसिया यानी जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी में क्या होता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, और समाजवादी में समाज कल्याण को ज्यादा मतलब ध्यान में रखा जाता है। और मिश्रित में क्या होता है कि प्राइवेट और सरकारी यानी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर जो होता है ये दोनों चीज को बढ़ावा दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे खंड में बांटे जाएंगे, बांटते जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखेंगे किसी भी प्रकार में यानी किसी को बेस मानते हुए अर्थव्यवस्था को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं लाइफ में, जो पढ़ते आए हैं, जनरली जो बहुत आम बोलचाल में बहुत सारे लोग जो जानते हैं, 3 प्रकार के जानते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और वैसे भी हम लोग तो 2 बुक पढ़ रहे हैं, मतलब बुक हम लोगों का 2 है, व्यष्टि और समष्टि। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कोई बोल दे कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? जो आप काम करते हैं, जिससे आपको आय मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। अगर किसान अगर काम कर रहे हैं खेत में तो वो उनका क्या है? आर्थिक क्रिया है। कोई अगर टीचर अगर पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो वो क्या उनका वो क्या है? आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मानव द्वारा की जाने वाली वह सारी क्रियाएं, वह सारी एक्टिविटी जिससे धन अर्जित होता है या फिर आय अर्जन होता है या फिर उनको पैसे की प्राप्ति होती है, तो उनको क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। धन अर्जित होता है अर्थात आय की प्राप्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कृषि कार्य, किसान के लिए, फार्मर के लिए कृषि का जो कार्य है तो वो क्या है? उनके लिए एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उनसे उनको क्या बोलती है? आय की प्राप्ति होती है, धन की अर्जित होती है, वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। या फिर इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिसको मानव कर यानी आदमी जिसको करता है और अपना जीवन यापन करता है और उससे आय यानी पैसा कमाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। कोई अगर काम कर रहे हैं, जिसना मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको तो समझ में आ ही गया होगा। आप भी अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो आप भी कोई आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। आपका अगर फैमिली में मेंबर जो है अपना गार्जियन का अगर आप सपोर्ट करते हैं, कोई वर्क में कोई मतलब कोई काम भी कर रहे हैं, वो भी आप क्या कर रहे हैं? वो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आर्थिक समस्या का तो मतलब समझते हैं प्रॉब्लम। कोई भी वर्क करने जाते हैं, प्रॉब्लम खड़ा हो गया, आप किसी को बोलते हैं नहीं भाई वो
प्रॉब्लम हो गया, या फिर किसी को कुछ बोलते हैं नहीं वो प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण हम ये नहीं कर पाए, ठीक है। तो आर्थिक प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब आर्थिक प्रॉब्लम मतलब अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम। गरीबी एक क्या है, प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके पास कोई पैसा है बट उसको खरीदने का मन नहीं कर रहा है, ये भी एक क्या है, आर्थिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आर्थिक समस्या क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये चीज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो असीमित आवश्यकताओं, यानी आवश्यकता जो है आपके पास बहुत ज्यादा है ना, यानी पैसा कम है लेकिन आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीज खरीदनी है, तो ये सब क्या है, असीमित आवश्यकता है। सीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन की समस्या ही क्या है, आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जितने सारे समस्याएं हैं जिसको मतलब एक तरह से प्रोड्यूस करने में, कोई भी संसाधन को खरीदने में या फिर कोई भी मतलब आवश्यकता को पूर्ति करने में, वो सारी चीज का जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलेंगे। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन के आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं तथा हर समाज या देश को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, और संसाधनों की यही कमी चयन की समस्या उत्पन्न करता है। चयन की समस्या क्या होता है, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, चूज करना, पसंद करना, या फिर अपने लिए मतलब जो फिट है वो चीज को अपने आप में अडॉप्ट करना, खरीदना, तो ये सब क्या है, इनको बोलते हैं चयन बोलते हैं। अब चयन की क्या समस्या होती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट वीडियो था। तो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि आर्थिक समस्या क्या है, नोट नहीं बनाए हैं तो फिर मैं बोलता हूँ नोट बनाएंगे। आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, मुख्यतः अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, एडम स्मिथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और सबसे फेमस क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका आर्थिक मतलब चैप्टर फर्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आ रहा है, कमिंग सून, ठीक है। तब तक वेट कीजिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी तरह से नोट बनाइए और हर एक चीज को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।